अभी तक आपने सुना कि उसके पीछे से एक एक आवाज़ आती है जिसने कहा सोडा मिला लो। उसने आवाज़ की टोह लेनी चाहिए और चारों ओर देखा, कोई नहीं था वहाँ। फिर उसे ख्याल आया कि फ्लैट में तो वह अकेली ही रहती है, तो दूसरा कोई कैसे हो सकता है। और उसने फिर से ग्लास में वोडका उड़ेलना शुरू कर दिया। तभी आवाज़ फिर से गूंजी, सोडा मिला लो, मेरी बात मान लो। इस बार जैसे झटका सा लगा और उसने अपने आप से कहा, ओह, यह तो माँ की आवाज़ है। हाँ, माँ हमेशा पापा को नीट ड्रिंक करने देने के लिए बोलती थी, सोडा मिला लो। लेकिन पापा कब माँ की बात सुनते थे? उन्हें तो अपने बड़े बड़े ओहदे और मोटी तनख्वाह का घमंड था। पापा लक्ष्मीकांत एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ऊंचे ओहदे पर थे। तनख्वाह उनकी इतनी कि पैसे की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। माँ की जॉब भी अच्छी थी, घर में नौकर चाकर रहकर काम किया करते थे। हर तरफ से खुशी परिवार था, माँ पापा और दोनों भाई बहन। सब कुछ सामान्य और अच्छा चल रहा था कि एक रात अचानक सोते से जाग गई थी। माँ पापा जोर से एक दूसरे से लड़ रहे थे। कुछ वाक्य उसके कानों में भी पड़े थे। लक्ष्मीकांत, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे सब मालूम हो गया है। तुम्हारी देर रात तक चलती ऑफिशियल मीटिंग का सच क्या मालूम हो गया है सुरेखा? साफ साफ क्यों नहीं कह देती तुम? अभी 2 दिन पहले का तुम्हारे सारे कारनामों का वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे रकिया ने भेजा है। रकिया? कौन रकिया? वह न्यूज़ चैनल वाली जर्नलिस्ट। हाँ वही। शी इज़ माय अनकंडीशनल फ्रेंड। अनकंडीशनल माय फुट। निश्चित रूप से तुमने उसे पैसे दिए होंगे इन सब के लिए। शर्म नहीं आती मेरी जासूसी करवाते हुए तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें मुझसे झूठ बोलकर रंग लड़ियाँ मनाते हुए? इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है बोलकर वे 3 की बालाओं के साथ रंग रलियाँ, किसी के पैसे तो किसी के गिफ्ट या किसी को अपना शरीर देते हो। घिन आती है मुझे अब तुमसे। बस चुप हो जाओ। पापा की फुफुकारी आवाज़ गूंजी और शायद पापा ने अपना क्रोध निकालने के लिए बेड के साइड के टेबल पर जोर से घूंसा मारा था। कांच के टेबल का कांच टूट टूट कर छिटक कर छिन्न भिन्न हो गया था और आवाज़ रात के सन्नाटे को चीरते हुई उसके कानों में पड़ी। बगल के बेड पे सोया उसका भाई साहिल डर कर उसके बेड पर आ गया था और कसकर उसे पकड़कर डुबक कर सो गया था। तब उम्र ही क्या थी साहिल की, 5 वर्ष का और मैं 8 वर्ष की। उसे भी बहुत डर लगने लगा था। उसने भी कसकर साहिल को पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अगले दिन माँ और पापा दोनों ही ऑफिस नहीं गए। पापा के दाहिने हाथ में पट्टी थी और माँ सबसे आंखें चुरा रही थी। माँ उस दिन हम दोनों को भी स्कूल नहीं भेज पाई थी। पापा से पूछा था मैंने उनकी पट्टी के बारे में। पापा ये कैसे? दर्द भरी निगाहों से मुझे देखते हुए पापा ने बस इतना ही कहा, जाकर तुम और साहिल अपनी पढ़ाई करो। स्वर हमेशा की तरह हमेशा आदेशात्मक था। माँ से हमेशा की तरह लिपट कर कुछ कहना चाहा तो माँ ने हल्के से फटकारते हुए कहा, मीनाक्षी, मुझे देर रात से फीवर हो गया है और अभी भी सर में बहुत तेज़ दर्द है। शायद वायरल हो गया है, इसलिए दूर रहो, नहीं तो तुम्हें और साहिल को भी हो जाएगा। माँ के झूठ का पहला साक्षात्कार था ये। ओह माँ, क्यों बोलती रही तुम मुझसे इस तरह के झूठ? हर एक बात पर क्यों हमसे छुपाती रही तुम माँ? यहाँ तक कि और वह ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ लेती हुई रोने लगी। तभी उसका फ़ोन बज उठा। देखा उसका फ़ोन पे
किसी मीना का कॉल आ रहा था। मीना मुंबई में उसकी एकमात्र फ्रेंड थी। उसने आंसू पोंछकर ग्लास में रखे वोडका की कुछ बूंदें जल्दी से गटक कर फ़ोन उठाई और भर्राई हुई आवाज़ से कहती है, हेलो। अरे मीनाक्षी, ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है तेरी? फिर से ड्रिंक कर रही हो क्या अकेले, वो भी रोते हुए? हाँ यार, क्या हुआ आज तेरे काम का? कुछ नहीं यार, कल ऑडिशन के लिए बुलाया है। यार तू भी ना अच्छी भली जॉब छोड़कर कहाँ किस फील्ड में जा रही है? मीना प्लीज़ आप और लेक्चर मत पिलाने लगना फिर से। मुझे अब केवल एक हॉट वीडियोस ही करनी है। अच्छा, जब तू कल प्रोड्यूसर से मिलने गई थी तो उसने क्या कहा था? मीना ने मीनाक्षी को सम्मान्य करते हुए पूछा। अरे यार, वही घिसा पिटा सवाल कि तुम यहाँ क्यों करना चाहती हो, क्या तूने वह सब कुछ सच सच बता दो किया है कि नहीं, कि तू क्यों ये हॉट स्टार वीडियो बनाना चाहती हो? नहीं, कुछ भी नहीं बताया यार, बस बोला कि अपनी बॉडी को यूज़ कर पैसे कमाना चाहती हो। और उन्होंने इसे सच भी मान लिया? जवाब में मीनाक्षी ने व्यंग्यात्मक हंसते हुए और कहा और फ़ोन काट दिया। अगले ही दिन मीनाक्षी और मीना समय से कुछ पहले ही ऑडिशन के लिए पहुंच गए। ऑफिस में केवल मिस्टर बनर्जी थे। मीनाक्षी ने उनसे पूछा, हेलो सर, ऑडिशन के लिए बुलाया था आपने? मिस्टर बनर्जी लैपटॉप पे कुछ कर रहे थे, स्क्रीन पर नज़रें गड़ाए हुए उन्होंने कहा, हाँ लेकिन ऑडिशन यहाँ नहीं होगा, तुम टॉप फ्लोर पर जाओ, वहीं स्टूडियो है। मीनाक्षी जब टॉप फ्लोर पर पहुंची तो उसे नियॉन बल्ब में सजा धजा चमकता एक बड़ा सा नेम प्लेट दिखाई दिया। उसका नाम था गोवा स्टूडियो। उसके मन ही मन उसे ही सही जगह समझा और दरवाजे को धकेल कर अंदर आ गई। अंदर एक बड़ी सी लॉबी थी जो प्लाईवुड के पार्टीशन से दो भागों में बटी हुई थी। बाहर की तरफ वाले हिस्से में एक रिसेप्शन टेबल था जिसके बगल में एक बड़ा सा एक्वेरियम भी था जिसमें कई रंग बिरंगी छोटी छोटी सी मछलियां तैर रही थी। साथ ही आसपास बाहरी दीवार से टेक लगाए तो कुछ प्लाईवुड से पार्टीशन से टेक लगाए कई युवक और युवतियां खड़े थे जो अपने मोबाइल पर बिजी थे। मीनाक्षी सीधा रिसेप्शन पर गई और लैपटॉप पर आंखें गड़ाकर एक नाटे से व्यक्ति से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे मिस बनर्जी ने भेजा है आज के ऑडिशन के लिए। यहाँ सबको मिस्टर बनर्जी ने ही भेजा है मैडम, आप वेट कर लो, अभी हमारा डायरेक्टर नहीं आया है। ओके। मीनाक्षी ने आसपास एक बार फिर से नज़र दौड़ाई। सभी मोबाइल पे इतने बिजी थे जैसे आसपास का कोई होश ही ना हो। बस एक युवक अकेला एक्वेरियम के पास गंभीर मुद्रा के साथ खड़ा था, मछलियों को घूर रहा था। मीनाक्षी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उससे उस युवक की मुद्रा अत्यंत दिलचस्प लगी। उसने उससे बात कर ऑडिशन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिहाज से कहा, हाय, आई एम मीनाक्षी। हाय, मैं लकी हूँ। बाहरी दुनिया के लिए मैं लक्ष्मण, लेकिन इस वर्ल्ड के लिए मैं लकी हूँ। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। मीनाक्षी को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि मुंबई में उसे पहली बार अंग्रेजी में बोले गए शब्द का जवाब किसी ने हिंदी में दिया था। उससे इसी आश्चर्य में डूबे हुए सवाल को उछाला, क्या तुम मुंबई में ही रहने वाले हो? हाँ, पैदाइशी से लेकर अब तक तो मुंबई में ही हूँ। क्यों, कोई ख़ास बात है क्या? नहीं नहीं, बस यूँ ही। अच्छा, तुम्हें पता है कि ऑडिशन कब से स्टार्ट होगा? नहीं, आज पहली बार इसके लिए आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ओके, कोई बात नहीं। तुम इतना ध्यान से मछलियों को क्यों देख रहे हो? लकी अभी कोई जवाब देता उससे पहले ही रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति ने ज़ोर से सबको
संबोधित करते हुए कहा, हेलो और अटेंशन, हमारा डायरेक्टर बस 2 मिनट में एंटर करने वाला है। जैसे किसी ने एकदम से स्विच दबा दिया हो। इस अंदाज में सबके मोबाइल पॉकेट या पर्स के अंदर चले गए और उन सबके चेहरे पर एक प्लास्टिक मुस्कुराहट फैल गई। लकी भी दरवाजे की तरफ घूम गया और मीनाक्षी यानी लैला भी अटेंशन की मुद्रा में खड़ी हो गई। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक साथ प्रवेश किया। अंदर आते ही डायरेक्टर शर्मा ने असिस्टेंट से कहा, मैक, सभी लड़के और लड़कियों को लाइन पर करो और हरी। मैक से कहने से पहले ही सभी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। लाइन तैयार होते ही सक्सेना ने पूरी लाइन को गहराई से निरीक्षण किया और कहता, एक लड़का और एक लड़की का पेयर बनेगा। हर एक पेयर का नाम हम देंगे। सबको अपना पेयर और अपना नाम याद रखना है। ऑडिशन में क्वालिफाई या तो वो पेयर होगा या फिर डिसक्वालीफाई भी वो पेयर ही होगा। सिंगल सिलेक्शन नहीं होगा। मैं हर एक पेयर का नाम लिखते जाओ, कहकर सबको देख देख कर जोड़े बनाते हुए अलग अलग करने लगा। वहीं लैला का जोड़ा उसने लकी के साथ बनाया। उसके जोड़े का नाम दिया लैटू। मतलब साफ था, पहले जोड़े के 1 के बाद उसका ही नंबर ऑडिशन पे था। जल्दी ही ऑडिशन स्टार्ट हो गया और 1 को अंदर बुलाया गया, लेकिन 4 से 5 मिनटों में ही दोनों बाहर आ गए और तेजी से वहां से निकल गए। दोनों के चेहरे पर तनाव स्पष्ट झलक रहा था। असिस्टेंट डायरेक्टर मैक ने तुरंत बाहर आकर कहा, चलो 2 अंदर आ जाओ। जैसे ही लैला और लकी अंदर आए, डायरेक्टर सक्सेना ने कहा, न्यूड क्लोज सीन करना होगा। ऑडिशन में तुम दोनों को उधर मेकअप रूम है, जाओ तैयार होकर आओ। लैला और लकी दोनों ही जड़ हो गए। इस पर सक्सेना झंझलाकर मैक से मुखातिब होकर बोलता है, मैंने बोला था ना मिस्टर बनर्जी को कि हमेशा ही तरह विदेशी लड़के लड़कियों के साथ ही शूट करते हैं, लेकिन नहीं, ना जाने उन्हें क्यों इंडियन का भूत सवार हो गया है। फिर लैला और लकी को मुखातिब होकर कहते हैं, नहीं करना है तो दफ़ा हो जाओ, हमारा टाइम बर्बाद मत करो। लगता है गोवा सीरीज़ का प्रोजेक्ट ही हमें बंद कर देना चाहिए। पता नहीं तुम इंडियंस लड़के लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है। सक्सेना के इस तीखे लहजे को लैला और लकी पर न जाने क्या असर किया कि वे तेजी से मेकअप रूम में चले गए और न्यूड सीन के लिए रेडी होकर निकले। दोनों को अपना अपना संक्षिप्त परिचय देने के बाद क्लोज सीन शूट कराने थे। नजरें झुकाए हुए दोनों ने अपना परिचय बारी बारी से दिया। सक्सेना ने लगभग झुंझलाते हुए कहा, एक्शन। लेकिन दोनों ही दूरियां बनाए खड़े थे। अब सक्सेना का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने लगभग गुस्सियाते हुए कहा, तुम दोनों क्या हॉट वीडियो शूट करने के लिए ज़बरदस्ती भेजे गए हो? चलो निकलो, अगले पेयर को आने दो। और इस अंतिम वाक्य को सुनते ही दोनों अधीरता से कहते हैं नहीं और एक दूसरे की तरफ मुखातिब होते हुए करीब आने लगे। लैला ने लकी के पास आते ही अपनी आंखें बंद कर ली और 4-5 मिनट के एक्शन में सीन ओके है, ऐसा सक्सेना ने बोला। उनको फ़ोन कॉल का इंतज़ार करने के लिए जाने के लिए कह देता है। ऑडिशन कंप्लीट करके दोनों एक साथ ही और एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए बाहर निकले। साथ ही नीचे जाने के लिए लिफ्ट के अंदर आए। लिफ्ट खाली थी। लैला अंदर आकर लकी की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। यह देखकर लकी को अच्छा नहीं लगा। उसने धीरे और शांत स्वर में कहा, लैला, तुम जैसा सोच रही हो मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। अगर मान लो हमारा सिलेक्शन इस सीरीज़ में हो जाता है तो हमें जो भी कुछ शूट करना होगा उसके लिए एक दूसरे के साथ फ्रैंक होना ज़रूरी है और मेरे लिए ये सीरीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी तो मेरे लिए भी है लकी। लिफ्ट के बाहर निकलते हुए लैला ने कहा,
एक कॉफ़ी हाउस की तरफ इशारा किया। चलो वहाँ चलकर कॉफ़ी पीते हुए बातें करते हैं। हाँ, लेकिन मेरे पास इतनी महंगी कॉफ़ी शॉप में बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे पास हैं, जस्ट चिल। अच्छा, चलो, पर एक शर्त पे कि जब मुझे सीरीज़ का पहला पेमेंट मिलेगा तो तुम्हें मैं अपने पैसे से डिनर कराऊंगा, ऐसा लकी ने कहा। ओह, तो तुम कॉफ़ी का बिल मुझे सूद सहित लौटाना चाहते हो? लैला ने सहज होकर हंसते हुए कहा। हाँ, ऐसा ही समझ लो। कॉर्नर की एक टेबल पर बैठते हुए लकी ने हंसते हुए कहा। मेन्यू देखकर लैला ने कुछ स्नैक्स और 2 कॉफ़ी ऑर्डर्स कर दिए। लेकिन लैला, हम तो केवल कॉफ़ी पीने वाले थे ना। स्नैक्स? हाँ हाँ, चलो तुम डिनर में स्नैक्स का सूद, प्याज और सब काउंट्स में वोडका भी ऐड कर लेना, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वोडका की कंपनी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता। कोई बात नहीं। अच्छा, तुम कुछ लिफ्ट में कह रहे थे ना? हाँ, दरअसल लैला, मैं अपने बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ ताकि शूटिंग में तुम मेरी तरफ से आश्वस्त रहो। हाँ बोलो ना। मैं अपने मॉम डैड का अकेला बच्चा था। दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे। उस दिन मेरी 12वीं का रिजल्ट निकला और मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए थे। मैंने अपनी मॉम डैड से कहा कि मुझे खंडाला चलते हुए पिकनिक के लिए। दोनों मेरी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश थे, सो तुरंत प्रोग्राम बन गया और जाने का 2 दिन के बाद वीकेंड पर हम अपनी कार से खंडाला गए। खूब मस्ती की। वहाँ लौटते हुए हमारी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। डैड कार ड्राइव कर रहे थे तो उनका उस एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ हो गया और मॉम उनके बगल में बैठी थी। उनकी डेथ अस्पताल में हुई। मुझे भी काफ़ी चोटें आई थी पर मैं बच गया। मॉम डैड ने मुंबई में ही फ्लैट ले रखा था। हमारा हंसता खेलता अच्छा खासा परिवार एक पल में ही समाप्त हो गया। बहुत दिनों तक मैं दुख में डूबा रहा। सभी रिश्तेदार भी धीरे धीरे मुझसे दूरियां बना ली। मॉम डैड दोनों ही जॉब करते थे। उनकी सेविंग्स बहुत अधिक तो नहीं थी, लेकिन कोई लोन वगैरह भी उन्होंने नहीं लिया था। उस गहरे दुख में मुझे कोई सहारा देने या मैं अब क्या करूं ये समझाने वाला, बताने वाला भी कोई नहीं था। मैंने किसी तरह खुद ही अपने आप को संभाला और ज़िंदगी आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया। मैं बहुत अधिक सोच नहीं पाया उस समय कि मैं अब जो करने वाला हूँ उससे मेरी ज़िंदगी नहीं चलने वाली। हमेशा आंखों में आगे मॉम आ जाती थी, जो हमेशा की तरह मेरे चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में भरकर माथे को चूमते हुए कहती थी, मेरा राजा बेटा एक दिन किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जरूर बनेगा। बस इसी एक वाक्य के सहारे ही मैं आगे पढ़ने का फैसला किया और कॉलेज में बीए एडमिशन ले लिया। मॉम डैड की सेविंग्स और कुछ कीमती सामानों को बेचकर अभी तक की पढ़ाई और जीवन यापन चलता रहा। लेकिन अब मेरे पास पैसे समाप्त हो गए हैं और काम कोई नहीं मिल पा रहा। आजकल ट्यूटर भी लोग बीएड ही खोजते हैं। गरीब बच्चों के पेरेंट्स या तो ट्यूशन देने नहीं देते या फिर इतने कम पैसे देते हैं कि उसके सहारे गुजारा और पढ़ाई कार्य करना नामुमकिन है। दूसरे शारीरिक श्रम वाले काम मैं कर नहीं पा रहा। मेरे पालन पोषण और बाद की मानसिक हालत की शायद इसके लिए जिम्मेवार है। कई जगह ट्राई किया लेकिन कुछ बात नहीं बनी, तो एक फ्रेंड ने आइडिया देने पर मुझे इस हॉट वीडियोस करने का प्लान बनाया। इससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं आगे और पढ़ूंगा और मॉम चाहती थी कि मैं यूनिवर्सिटी लेक्चरर बनूं। मुझे उनका सपना पूरा करना है। एक बात बता दूं लैला, ऑडिशन देते हुए मेरी फीलिंग्स में तुम या तुम्हारा शरीर नहीं था, हो भी नहीं सकता। मैं अपनी मॉम के हाथ की बनाई आलू की सब्जी और पूड़ी को ही याद कर रहा था। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, बस पूरे दिन में एक बार बड़ा पाव ही खा रहा हूँ। कुछ दिनों तक इतने ही पैसे हैं मेरे पास। मीशा लकी की कहानी सुनकर अवाक रह गई। उसने अपना हाथ उसके हाथ पर हल्के से रखते हुए कहा, अभी से हम दोनों फ्रेंड हुए हैं, मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? नहीं बोलने के लायक भी कुछ नहीं है मेरे पास। तुमने मेरा
और वीडियो करना गलत नहीं लगता। लैला ज़िंदगी में मुझे इतनी कम उम्र में इतना कुछ सिखा दिया कि मुझे हर एक इंसान और उसका कर्म गलत नहीं लगता। पहली दृष्टि नहीं, इंसान के अंदर के सच को, उसके दर्द को देखना चाहिए। यस, चलो कुछ खाते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। लैला ने लकी को खाना खिलाने के लिए गरज से कहा, लेकिन लकी ने मना करते हुए कहा, नहीं लैला, मैं तुम्हारे पैसे से कब तक नहीं खा सकता, जब तक कि मेरे पास भी खर्च करने के लिए पैसे ना हो। अपनी ही नज़रों में गिरना नहीं चाहता। अब चलूँगा, अगर सिलेक्शन हो गया तो जल्द ही मिलेंगे। मैं कुछ और भी काम खोजने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। और लैला को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही लकी वहाँ से चला गया। लैला उसे जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर उसने अपनी फ्रेंड मीना को कॉल करके कहा, हाय मीना, मैं तुम्हारे जस्ट कॉल करने ही वाली थी, ऑडिशन हो गया, क्या हुआ उसमें? सुन यार, आज आएगी ना मेरे पास? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जख्मों पर किसी ने जलती हुई सलाखें घुसेड़ दी हों। एक एक सांस लेना भारी महसूस हो रहा है। श्योर यार, तू घर पहुंच, मैं भी बॉस से ऑफ लेकर ऑफिस से सीधा तेरे पास ही आती हूँ। लव यू यार, जल्दी आना, कहकर मीशा ने कैब बुला ली। और लोकल ट्रेन में धक्के खाने जैसी मनस्थितियाँ नहीं थी उसकी। कैब पर भी सीट के पीछे सर टिकाकर निढाल होकर आंखें बंद करके बैठी रही। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए हसीनाओं का मेला, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।